ओके। तो आज हम लोग करेंगे 27 अगस्त 2024। इसका फोर्थ पार्ट है ये। इसके पहले हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिया है। तो शुरू करते हैं। मोस्ट वेलकम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। गांधी के अनुसार, हाँ ये तो कल हो गया था, उपनिषदों में निम्नलिखित में से क्या हिंदू धर्म की संपूर्ण शिक्षा का सार है? तो ये ईश का प्रथम मंत्र, ईश उपनिषद है। आइए, ये मंत्र आपको याद होना चाहिए। ये पूछा गया है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ जिनोस्टिक बीइंग इन श्री अरविंदो। अरविंद के दर्शन में, श्री अरविंद में प्रज्ञानवादी यानी वही जिनोस्टिक बीइंग होने की निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता नहीं है? लिखिए क्या हो सकता है। He has undergone supramental transformation। देखिए ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, सुप्रामेंटल, यही है सीक्वेंस। तो हाँ सर। हाँ वेरी गुड। तो सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन से ये हो जाता है, जिनोस्टिक बीइंग बन जाते हैं। ठीक है। ही relentlessly work for materializing the divine life। वे अनवरत दिव्य जीवन को साकार करने की प्रयासरत हैं। मतलब दिव्य जीवन, जिनोस्टिक बीइंग पाने की चाहत है और सभी लोग बनेंगे। यहाँ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। नीचे में भी बनना चाहते हैं, वहाँ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो सभी को बनना है जिनोस्टिक बीइंग। ठीक है। देयर आर टाइप्स ऑफ जिनोस्टिक बीइंग सच एज इंस्टीट्यूशनल, सॉरी इंट्यूशनल, ओवर मेंटल एक्सेट्रा। वे प्रज्ञानवादी होने के कई प्रकार हैं। जिनोस्टिक बीइंग होने के कई प्रकार हैं, अंतः प्रज्ञात्मक, अधिमानसिक। तो ये भी ठीक है। ही इज सेम एज जीवन मुक्ति ऑफ वेदांत। वे वेदांत के जीवन मुक्ति के समान ही हैं। तो नहीं ये सर, गलत है। जीवन मुक्ति से ज्यादा है जिम्नास्टिक भी। या जिनोस्टिक बीइंग जीवन मुक्ति से ज्यादा है। यस। कौन कहते हैं? हरिदास चौधरी कहते हैं अतिमानसिक, यानी जो जीवन, ये जिनोस्टिक बीइंग है, अतिमानसिक ज्ञान पुरुष को जीवन मुक्त कह सकते हैं, किंतु जीवन मुक्त को ज्ञान पुरुष नहीं कह सकते। देखिए जो जीवन मुक्त है, जीवन मुक्त है इज नॉट इक्वल टू जिनोस्टिक बीइंग ना। क्यों? क्योंकि जिनोस्टिक बीइंग में, जीवन मुक्त में कुछ और ऐड करेंगे, समथिंग। ठीक है, तो वो इसके इक्वल होता है। तो ये सेम नहीं है, इसलिए फोर्थ हाँ, वाला गलत हो जाएगा। हाँ, सेकंड ऑप्शन को बता दीजिए ना, क्या लिखा है। सेकेंड ऑप्शन है कि सभी को ये एफर्ट करना चाहिए। क्या? कि आपको जिनोस्टिक बीइंग बनना है ना, लास्ट में वही वहीं तक जाना है। ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन जब हो जाएगा तो उसके बाद क्या, जिनोस्टिक बीइंग बीइंग बन जाएंगे ना। यस सर। हाँ, ज्ञान पुरुष बन जाएंगे, दिग्विजय, यही है। चलिए, दिव्य जीवन का मतलब क्या है? धरती पर पूर्णता का जीवन, डिवाइन लाइफ आ जाएगी धरती पर। आइए, तो फोर्थ होगा। नेक्स्ट देखते हैं। द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रेडिकल ह्यूमनिज्म ऑफ एम एन राय। एम एन राय के उत्कट मानववाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए क्या होगा। इट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ स्पेकुलेटिव एंटोलॉजी। देखिए कंटेम्पररी वेस्टर्न, रिसेंट वेस्टर्न में एक थिंकर हुए हैं जिन्होंने टू टाइप्स ऑफ
टू टाइप्स ऑफ ओंटोलॉजी, यानी दो तरह के ओंटोलॉजी की बात की है। एक है स्पेकुलेटिव, एक होता है डिस्क्रिप्टिव। विवरणात्मक तत्व मीमांसा और परिकल्पनात्मक तत्व मीमांसा, क्या नाम है उनका? स्ट्रॉसन। हाँ, पीएफ स्ट्रॉसन। तो वहीं पे है स्पेकुलेटिव। देखिए, स्पेकुलेटिव में क्या होता है और डिस्क्रिप्टिव क्या होता है। जो स्पेकुलेटिव होता है ना, वो जो इस जगत के जो ट्रांसेंडेंटल जगत में यकीन करे, जैसे प्लेटो ना। प्लेटो कहते हैं यह जगत सत्य नहीं है, वो तो रियल वर्ल्ड तो वो प्रत्ययों का जगत है, वो ट्रांसेंडेंटल है। तो प्लेटो का हो जाएगा परिकल्पनात्मक, यानी जो स्वर्ग नरक में यकीन, जो इसके बाद की दुनिया में यकीन करे वो होता है। तो ऐसा एम एन राय का है नहीं। खुद डिस्क्रिप्ट पीएफ स्टासन कहते हैं कि मैं जिस तत्व मीमांसा की बात करने जा रहा हूँ वो डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स है ना, विवरणात्मक है। और इसी की बात अरिस्टोटल भी करते थे, मतलब इसी जगत की। तो वही देखिए, स्पेकुलेटिव यानी परिकल्पनात्मक सत्ता मीमांसा, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि एम एन राय क्या है, भौतिकवादी हैं, है ना। ये कहते हैं कि देखिए, कोई भी अवतार नहीं होता, न कोई ईश्वर है न नरक है, समस्त पारंपरिक धर्मशास्त्र दंभी साहित्य दंभी मूर्खों की कृति है। प्रकृति कहते हैं, प्रकृति के माध्यम से प्रकृति की व्याख्या करना ये दर्शन का लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, ये फंडामेंटल स्टफ ऑफ द यूनिवर्स, ये भौतिक चीज है, ये स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानते। ये कहते हैं कि पुष्पित वाक्यों से भ्रमित जन देव मंदिरों तथा पुजारियों में आस्था रखते हैं। एक्चुअली में विष्णु और स्वान कुत्ते में कोई भेद नहीं है, खैर इनका अपना है ना, किसी को आंख नहीं होना है। तो ये पहला तो गलत हो जाएगा। फिर आगे सब सही है। द एथिकल नॉर्म्स ऑफ दिस वर्ल्डली, नीतिपरक मानदंड इहलौकिक है। जो भी नैतिकता है वो इसी जगत को ध्यान में रख करके होनी चाहिए। टू बी मोरल वन नीड्स टू बी ओनली ह्यूमन, नैतिक होने के लिए केवल मानव होना आवश्यक है। हाँ ठीक है। फ्रीडम इज द हाईएस्ट वैल्यू, तो स्वतंत्रता उच्चतम मूल्य है ना। हम लोग जब इनके ट्रिनिटी की बात किए थे तो उसमें क्या क्या था एम एन राय का? फ्रीडम, ट्रूथ नहीं, फ्रीडम, नॉलेज, ट्रूथ। फ्रीडम, नॉलेज, ट्रूथ। तो स्वतंत्रता उच्चतम मूल्य है ना, ये पहला है फ्रीडम, फिर नॉलेज, फिर ट्रूथ। तो बाकी सब सही है, ये फर्स्ट गलत है। सर और एक फ्रीडम की ऑन्टोलॉजी है, क्या? टू टाइप्स ऑफ ऑन्टोलॉजी बोले थे ना। एक है डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स। डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स होता है पीएफ स्टासन। ये एक्चुअली में अगर बात किया जाए तो ये डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स की बात करेंगे, स्पेकुलेटिव ओंटोलॉजी की नहीं। हाँ, ये सर डिस्क्रिप्टिव ऑन्टोलॉजी ना। डिस्क्रिप्टिव, हाँ डिस्क्रिप्टिव ओंटोलॉजी। चलिए, फ्रीडम, नॉलेज, ट्रूथ। हाँ इनका है फ्रीडम, नॉलेज, ट्रूथ। आप मन ही मन सोच रहे हैं कि कृष्णचंद्र भट्टाचार्य का क्या है। जी सर। फ्रीडम, ट्रूथ, वैल्यू। ट्रूथ, फ्रीडम, वैल्यू। ट्रूथ, फ्रीडम, वैल्यू। जी। हाँ, ये फ्रीडम, नॉलेज, ट्रूथ है एम राय का। चलिए, which among the following can be claimed in the context of Nietzsche moral thought? तो नीत्शे के संदर्भ में कौन सा सही गलत है देखना है। The idea of Superman is an attempt to restore the idea of master morality. अतिमानव का विचार स्वामी नैतिकता के आदर्शों को पुनः स्थापित करने का एक प्रयास है। इनका जो सुपरमैन है वो स्वामी नैतिकता, मास्टर मोरालिटी की बात करता है। ठीक है, मास्टर मोरालिटी आस्क द मैन टू बी इम्पैथेटिक। मास्टर मोरालिटी, स्वामी नैतिकता, व्यक्ति को परानुभूति होने के लिए कहती है। देखिए, एक होता है सिंपैथी, एक होता है इम्पैथी। सिंपैथी में हम
जब आप किसी के ऊपर सिंपैथी दिखाते हैं ना, सहानुभूति दिखाते हैं, तो एक्चुअली में यहाँ सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी की बात आ जाती है। आप अपने को सुपर समझ रहे होते हैं, आप अपने को उच्च श्रेष्ठ समझ रहे होते हैं, और जिस उसके ऊपर करुणा दया दिखा रहे होते हैं जब आप सिंपैथी दिखाते हैं। लेकिन जब इम्पैथी की बात आती है ना, तो इम्पैथी का मतलब होता है यहाँ पे सुपीरियरिटी नहीं है, यहाँ दोनों इक्वल है। जैसे आपका दर्द, अगर हम उस दर्द को झेल लें, मतलब उसमें आ जाए, फिर समझ पाए, तब होता है इम्पैथी, है ना। यहाँ करुणा दया की बात नहीं है, यहाँ इक्वलिटी की बात है। तो मास्टर मोरालिटी इम्पैथी की परानुभूति होने के लिए कहती है। देखिए, एक है मास्टर मोरालिटी, एक है स्लेव्स मोरालिटी, दास नैतिकता। तो ये बिल्कुल नहीं कहेगी ना, ये गलत हो जाएगा। देखिए, द वैल्यू ऑफ द मास्टर आर एक्सप्रेशन ऑफ द विल टू पावर। स्वामी के मूल्य सत्ता की इच्छा की अभिव्यक्तियां हैं। तो ये ठीक है। मास्टर मोरालिटी क्रिएट्स इट्स ओन वैल्यूज। देखिए, ये नहीं नहीं क्या बताना था कि कौन कौन सा सही है ना। ये भी सही है। मास्टर मोरालिटी क्रिएट इट्स ओन वैल्यूज। तो स्वामी नैतिकता अपने मूल्य स्वयं बनाती है, बिल्कुल सही है। द स्लेव कैन वन डे बिकम द मास्टर। दास एक दिन स्वामी बन सकता है, दास हमेशा दास रहेगा, स्वामी नहीं बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ACD नहीं है, हाँ एसिड ACD ना। लेकिन यहाँ पे जैसे हम लोग अभी कर रहे थे ना, किसके फिलॉसफी में, अरविंदो में, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वहां सब कुछ सुपरमैन बन सकता है, मास्टर सुपरमैन जीनोस्टिक विंग बन सकता है। यहाँ पे सबको राइट नहीं है। तो जो दास है वो दास ही रहेगा, दास नैतिकता, दास स्वामी नहीं बन सकता। तो आंसर हो जाएगा ACD। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा। आप लोग भी इसमें कुछ बताना रहे ना, कुछ जानते हो एक्स्ट्रा, तो बेहिचक बताया करिए ना, कोई भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। कौन सा असंगत है। क्या होगा, हेयर इज हैंड, आर्ग्यूमेंट, जी मूर कहते हैं ये मेरा हाथ है, हाँ कहते हैं ना, जब वो वस्तुवाद, रियल रियलिटी की रक्षा करते हैं, तो मेरा ये दायां हाथ है, ये बायां हाथ है, प्रत्ययवाद का खंडन करते हैं ना, तो ये तो सही है। सिस्टमेटिकली मिसलीडिंग एक्सप्रेशन, गिलबर्ट राइल, गिलबर्ट राइल, सही है क्रमानुसार सर। भ्रामक अभिव्यक्ति, हाँ ये सर ठीक है। वर्च्यू एपिस्टेमोलॉजी, ये जे एयर का नहीं है। वर्च्यू नहीं एपिस्टेमोलॉजी एक्चुअली में, हाँ क्या लिखते हैं, किसका है यही पूछ रहे हैं ना। जी सर। हाँ, एक है अर्नेस्ट सोसा। सोसा वर्च्यू एपिस्टेमोलॉजी, ये सद्गुण ज्ञान मीमांसा, ये इनका है, याद करना है। नेचुरलाइज्ड एपिस्टेमोलॉजी, ये कौन है, प्राकृतिक ज्ञान मीमांसा, है ना। एक है नेचुरल, एक है प्राकृतिक ज्ञान मीमांसा, एक है एक एक की कौन ज्ञान मीमांसा है, नेचुरल एंड ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल एपिस्टेमोलॉजी दो तरह की, 2019 में क्वेश्चन शायद आया था। दो तरह की ज्ञान मीमांसा, तो वहां पे आया था कि प्राकृतिक ज्ञान मीमांसा पारंपरिक ज्ञान मीमांसा की नींव है, ऐसे करके। तो नेचुरलाइज्ड जो एपिस्टेमोलॉजी है वो हो जाता है फिलॉसफी से संबंधित है, और जो ट्रेडिशनल एपिस्टेमोलॉजी है वो साइंस से रिलेटेड है ना। तो फिलॉसफी, साइंस फिलॉसफी पे बेस्ड है, फिलॉसफी साइंस पर नहीं, ऐसे था क्वेश्चन। तो फिलहाल ये सही है, आंसर थर्ड होगा। सर ये दोनों क्वाइन का है, हाँ जो दोनों कॉइन, ट्रेडिशनल हाँ दोनों एपिस्टेमोलॉजी। कॉइन का है, यस। ट्रेडिशनल एपिस्टेमोलॉजी मतलब क्या, साइंस, और नेचुरल एपिस्टेमोलॉजी फिलॉसफी। फिलॉसफी इज ब्रॉडर देन साइंस। साइंस ओके। द आइडिया थ्रू विच हुर्सल dispels solipsism is। क्या कह रहे हैं कि हुर्सल अहम मात्रतावाद को किस विचार से खंडित करते हैं, इसका क्या हो सकता है। ईगो कजिटो कजिटा ना ना, ट्रांसेंडेंटल मेथोडोलॉजी। रिडक्शन
हम्म, सर ए सर ऑप्शन। सी होगा आई थिंक शायद। हाँ, इसका फर्स्ट है, इसका पहला है। हाँ, कैसे है सर, बता दीजिए। ए डी ऑप्शन तो सर डेकार्ट का है, कोजिटो कोजिटा कोजिटाटा। हाँ, ये डेकार्ड्स का नहीं है। आप डिकार्ड बोल के अपराध कर दिए हैं। नहीं। ना, देखिए, हुर्सल कहते हैं कि जो चेतना है वह एक दिशा है, एक डायरेक्शन है, वेक्टर की तरह है ना। वो किसी न किसी वो पूर्व नियोजित एक उद्देश्य या योजना होती है उसमें। तो ये गति की तरह है। तो इसके तीन पक्ष हैं। क्या क्या? ईगो, कॉगिटो और कॉजिटेटा। ईगो मतलब होता है स्व, स्व मतलब होता है अहम, और कॉजिटो मतलब होता है चिंतन, चिंतन, और कॉजिटेटा का मतलब होता है विषय। तो ये चेतना के तीन पक्ष हैं ना। चेतना क्या है? बहिर्गामी है, वेक्टर की तरह। तो ये लेवेंसवेल्ट हुर्सल की बुक है, फेनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन। ये रिडक्शन का एक प्रकार है, तीन तरह के रिडक्शन है ना, तो उसी में एक फेनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन है। रिडक्शन एक है इडियोटिक रिडक्शन, एक है ट्रांसेंडेंटल रिडक्शन, और पहला है फिनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन। तो ये भी इनका है। अब आते हैं ट्रांसेंडेंटल मोनोडोलॉजी की वजह से ये अहम मात्रतावाद का विचार के का खंडन करते हैं। आइए देखते हैं ये क्या है। अगर इसके बारे में अगर आप जानते हो तो बताइए, कोई भी ना। देखिए, पहली बात तो सोलिप्सिज्म क्या है, अहम मात्रतावाद क्या है। हम्म सोलिप्सिज्म मीन्स द बिलीफ दैट ओनली वंस ओन माइंड एग्जिस्ट। मतलब इसके अनुसार केवल मैं ही एग्जिस्ट करता हूँ ना। वी कैन नॉट बी श्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर माइंड आर एन एक्सटर्नल वर्ल्ड। हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि दूसरा व्यक्ति या अन्य व्यक्ति का अस्तित्व है। मतलब इस बारे में हम डाउट में है, संदिग्ध में है, संदिग्ध हालत में है। तो ये सोलिप्सिज्म का मतलब है। हुर्सल के लिए समस्या यह है, हुर्सल कहते हैं ना, हुर्सल के लिए समस्या यह है कि उन्होंने चेतना, कॉन्शियसनेस पर इतना जोर दिया कि ऐसा लग रहा है कि इसे ऐसा लगने लगा कि बाहरी व्यक्ति, बाहरी दुनिया को वो नहीं, मतलब उनके एग्जिस्टेंस पर डाउट करने लगते हैं। तो इसीलिए क्या सोलिप्सिज्म की बात आई। लेकिन हुर्सल इस समस्या को दूर करने के लिए एक एक अच्छा एक बुक है, कार्टेजियन मेडिटेशंस। ये किसकी है? कार्टेजियन मेडिटेशन। डेकार्ड्स। सही सही बताइए। सर डेकार्ट। सर हुसैन हाँ सर। सर लिखा था नहीं काटे। हुसैन सर। हुर्सल, हुर्सल है। हाँ गुड। देखिए, डेकार्ट की केवल कांट, मेडिटेशन है। हाँ, कांट ये सोलिप्सिज्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनकी एक बुक है ट्रांसेंडेंटल, सॉरी, कार्टेजियन मेडिटेशन। इसमें ये कहते हैं कि देखिए, प्रत्येक हर चेतना एक मोनाड है। ठीक है। कहते हैं एवरी ट्रांसेंडेंटल ईगो यानी प्योर कॉन्शियसनेस इज अ मोनॉड, यूनिट ऑफ कॉन्शियसनेस। प्रत्येक चेतना क्या है? एक मोनॉड है। लेकिन ये मोनॉड अलग अलग नहीं है, बल्कि आपसी रूप में आपस में एक संबंध से जुड़े हैं। इसी को कहते हैं इंटर सब्जेक्टिविटी, है ना। तो ये बोलते हैं कि each monad is not isolated, it has an subjective relation with other monads। तो इस ये कहते हैं थ्रू इम्पैथी वन कैन रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर कॉन्शियस बीइंग्स। तो इसलिए ये दूसरे के अस्तित्व को भी मान लेते हैं ना। तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि ईगो जो है वो बहुत मतलब जो मोनाड हैं वो ढेर सारे हैं। मतलब हम जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत सारे हैं, वो चीज है, और वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इंटर सब्जेक्टिविटी है उसमें, इंटर सब्जेक्टिव रूप से संबंधित हैं। और हम इम्पैथी के माध्यम से एक चेतना दूसरी चेतना का अनुभव करती है। तो यही है ट्रांसेंडेंटल मोनेडोलॉजी। तो इसका फिलहाल आंसर इसीलिए फर्स्ट हो जाएगा। मतलब इसकी वजह से ये सोलिप्सिज्म से बच गए।
हाँ, ये कहते हैं कि हर एक जो विचार है हमारा, हमारी जो चेतना है वो एक मोनाड की तरह है, और वो जो मोनाड है दुनिया के अर्थ को व्यक्त करता है। तो अहम मात्रवाद का मेन आक्षेप यही रहता है ना कि आप ही आप हो तो फिर दुनिया नहीं है। अहम मात्रवाद मतलब सिर्फ आप हो, आपका अहम है और कुछ नहीं है। तो ये कहते हैं नहीं, बिल्कुल। चेतना एक मोनाड की तरह है, और वो मोनाड जो है वो दुनिया को संदर्भित करता है। यानी चेतना दुनिया को संदर्भित करती है, यानी चेतना मैं तो है, अहम तो है, लेकिन उस चेतना से जुड़ी हुई दुनिया भी है। तो जब ये दुनिया को ला देते हैं, तो फिर वहीं पर अहम मात्रवाद का खंडन हो जाता है। बहुत बढ़िया, हाँ। तो ये है ना, इसीलिए फर्स्ट आंसर। आइए, ये इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन व्हाट कैन बी क्लेम्ड, ना, हिंदी में देखिए। समृद्धि शास्त्री अपचयन के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? तो देखा जाए। हम बात पे हंस रहे हैं, अब देखिए अभी आपको भी मौका देंगे। चलिए करते हैं। कोष्ठकीकरण को संभव बनाने के कार्य को इपोकी कहते हैं। सही बात है ना? यस सर। द एक्ट बाय विच ब्रैकेटिंग इज मेड पॉसिबल इज कॉल्ड इपोके। हाँ, इपोके कहते हैं, यस ये तो सर। सही। अब आइए, अकॉर्डिंग टू हुर्सल देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ रिडक्शन दैट इज फेनोमेनोलॉजिकल। हुर्सल के फॉल्स सर। अनुसार केवल एक प्रकार का अपचयन है। क्यों, गलत है कि नहीं सही? नो सर, सर, थ्री टाइप्स। थ्री टाइप्स हाँ, हैं। तीन है। अब भाई, इपोके इज गोइंग टू बी अ पोजीशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ आवर नॉलेज। इपोके हमारे ज्ञान के उत्पत्ति की एक स्थिति होती है, शुरुआत होती है ना। तो ये तो सही है। अब ये कार्टेजियन डाउट यानी देकारती संदेह एंड इपोके आर इसेंशियली सेम फॉर हुर्सल। तो ये तो दोनों सेम नहीं है, अभी बताएंगे क्यों। तो ये तो गलत है। फिर क्या है? इपोके एलिमिनेट ऑल एलिमेंट्स विच मेक डाउट पॉसिबल। इपोके संदेह उत्पन्न कर सकने वाले सभी तत्वों का उन्मूलन करता है। तो ये भी सही है, आंसर हो जाना चाहिए ए बी डी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कौन सा कथन सत्य है ना? आंसर है ए बी, कहीं है? गलत पूछा है सर, असत्य पूछा है। यहाँ तो लिखा है कथन, कौन सा कथन सत्य है? तो इस इंग्लिश वाले में बीडी असत्य हो जाएगा ना। देखिए यहाँ लिखा है ना, विच कैन नॉट बी क्लेम्ड, कौन सा सत्य नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो कौन सा गलत है ये मिला, ये देखना है। हाँ बिल्कुल, बी और डी गलत है। बी और डी गलत है, बाकी सब सही है ना। तो देखिए, एक ही तरह का रिडक्शन नहीं होता, फिनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन होता है, इडियाटिक रिडक्शन होता है, इसको मूर्तकल्पी अपचयन कहते हैं, ट्रांसेंडेंटल रिडक्शन होता है, इसको तात्विक अपचयन कहते हैं। तो ये हम जानते हैं। अब ये देखिए कार्टेजियन, ये वाला कार्टेजियन डाउट एंड इपोके आर इसेंशियली फॉर सेम फॉर हुर्सल। डेकार्टी संदेह और इपोके इपोके हुर्सल के लिए अनिवार्य रूप से समान है, दोनों में अंतर है। हम लोगों ने कई बार इस पे बात किया है कि अंतर क्या है। देखिए क्या अंतर है। हुर्सल कहते हैं ना, हुर्सल कहते हैं कि वास्त जगत के वास्तविकता के विश्वास को स्थगित करने की बात करते हैं। अ सस्पेंशन ऑफ द बिलीफ इन द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड ना, हुर्सल सस्पेंशन की बात करते हैं, ठीक है, इपोके में। डेकार्ट कहते हैं, डेकार्ट जगत के वास्तविकता का निषेध की बात करते हैं। डिनाइंग द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड प्रोविजनली, जगत के वास्तविकता के विश्वास का अस्थायी तौर पर निषेध करते हैं। तो ये डिनाई करते हैं, और डेकार्ट डिनाई करते हैं, हुर्सल सस्पेंशन करते हैं। एक बात, एक अंतर तो ये है। डेकार्ट के लिए जगत की वस्तुनिष्ठता का आधार ईश्वर है। डेकार्ट के लिए बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द वर्ल्ड इज अ गॉड। हुर्सल के लिए जगत की वस्तुनिष्ठता का आधार, हुर्सल में वस्तुनिष्ठता का आधार ट्रांसेंडेंटल ईगो है, अनुभवातीत अहम है ना। तो ये अंतर है, इसलिए आंसर बी टी हो जाएगा, ठीक है।
विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लेम्ड इन द लाइट ऑफ हाइडेगर्स थॉट? कौन सा हाइडेगर के संदर्भ में सही नहीं है ना? क्या होगा? देखिए, हिंदी में लिखिए जी शायद। प्लेटो के समय से ही दर्शन शास्त्र ने स्वयं को सत्य के विचार से पृथक करने की गलती की। सही नहीं है ये बताना है, तो ये तो सही है। सत्य नीति परक संज्ञानात्मक नहीं, ये भी सही है। डाइजीन में अनुसंधान के माध्यम से सत्य तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। सत्य ही ईश्वर है। हाइडेगर ही ईश्वर को मानते हैं क्या? नहीं। हाँ, हाइडेगर, सात्र, नीत्शे, ये सब ईश्वर को नहीं मानते ना। जगत का कोष्ठकीकरण अथवा ये हुर्सल इपोके करते हैं, तो डी और ई गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। हिंदी इंग्लिश में भी देखिए। हम्म, सर, हम्म, जो सही है उसी ऑप्शन को कुछ बता दीजिए ना। हाँ, अच्छा, पढ़ो, पहला क्या है? Philosophy committed a mistake by dissociating itself from the notion of being since the time of Plato. हाँ, देखो, हाइडेगर कहते हैं ना कि पश्चिमी दर्शन में रियल बीइंग की बात हुई नहीं, है ना। प्लेटो के समय से ही ये बीइंग की बात नहीं हुई, इसलिए शुरुआत से ही ये रहा है, ये गलती हुई है। और दूसरा, द रियल सेल्फ इज एथिकल नॉट कॉग्निटिव, सत्य नीति परक है, संज्ञानात्मक नहीं, ऐसा मानते हैं किरकेगार्ड ना। उसमें 3 स्टेज, अभी किरकेगार्ड का आएगा तो बताएंगे। एथिकल, एस्थेटिक, एथिकल और रिलीजियस। तो ये तो किरकेगार्ड का है। और नहीं नहीं नहीं, हाँ, रियल इज सेल्फ, क्या लिखा है? द रियल सेल्फ इज इथिकल नॉन नॉन नॉट कॉग्निटिव। कॉग्निटिव नहीं है, इथिकल है, ये भी ठीक है। बीइंग मस्ट, लड़का हाँ, है ना। ये थोड़ा सा संदेह हो रहा है इसमें। और ये वाला तो जानते ही होंगे, बीइंग मस्ट अप्रोच थ्रू इन्वेस्टिगेशन इनटू डिजाइन। डिजाइन में अनुसंधान के माध्यम से सत्य तक पहुंचना चाहिए। इस क्वेश्चन को कोई बताएगा? सर मैं ट्राई करती हूँ। हाँ हाँ, बताइए। डिजाइन मतलब बीइंग इन द वर्ल्ड। और जो हम्म, हाइडेगर जो है वो हसरल के बाद आते हैं, तो हसरल जो है सिर्फ कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। वर्ल्ड की बात नहीं करते, बस एक्सपीरियंस और कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। लेकिन हाइडेगर कहते हैं कि हम अपनी कॉन्शियसनेस को तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हम अपनी कॉन्शियसनेस को वर्ल्ड से रिलेट नहीं करते। मतलब बीइंग का मतलब बीइंग नहीं होता, बीइंग का मतलब बीइंग इन द वर्ल्ड। हमारी जो भी कॉन्शियसनेस है, हमारी जो भी अंडरस्टैंडिंग है अपने बारे में, वो वर्ल्ड से ही आती है। तो वो यही कहते हैं कि बीइंग जो है, मतलब जो बीइंग है, जो एक्सिस्टेंस है, ऑन्टोलॉजी जो है, बीइंग, स्टडी ऑफ बीइंग इज ऑन्टोलॉजी। उसको बीइंग को समझने के लिए हमें डाजाइन को अप्रोच करना है, मतलब बीइंग इन द वर्ल्ड को अप्रोच करना है, हमारी जो रिलेशन है वर्ल्ड के साथ उसको अप्रोच करना है, सिर्फ बीइंग को नहीं करना है जैसे हस्टल करते थे। हाँ, बहुत अच्छे। डाजाइन का मतलब क्या है? डाजाइन का मतलब बीइंग इन द वर्ल्ड। इसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो ये आएगा। हाँ, ठीक है। तो आंसर तो मिल गया फिलहाल ना, डी ई। कौन सा कुछ सर, बोलेंगे? सर, हाँ,
हाँ There हाँ हाँ, yourself is ethical, not cognitive. ये बोलता है हुसरेल। कॉग्निटिव हुर्सल बोलते हैं ऐसा। कॉग्निटिव यहाँ पे नहीं, तो ये तो हाइडेगर के लिए कहते हैं नॉन कॉग्निटिव, ठीक है। तो कॉग्निटिव कौन बोलता है? हुर्सल, ऐसा बोल रही हो? चलिए फिर देखा जाएगा। हम्म इसमें देखिए अल्बर्ट कामू, जेपी सात्र और हाइडेगर, कामू भी आते हैं एथीस्ट में। हम्म एथिस्ट में कौन कौन आता है? जियां पाल सात्र, हाइडेगर, अल्बर्ट कामू, नीत्शे, ये सब एथीस्ट हाँ, एग्जिस्टेंशलिस्ट में आते हैं। आइए, विच इज नॉट करेक्ट अबाउट सात्र। सात्र नहीं है ना? Being and nothingness demolishes the spirit of seriousness. Being और nothingness गंभीरता के भाव को ध्वस्त करता है। नहीं तो ये सही है। देखो, द एम ऑफ ट्रांसेंडेंटल ऑफ ईगो इज टू रिस्पॉन्ड द मिसगिविंग अबाउट एग्जिस्टेंशलिज्म। कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो ट्रांसेंडेंस ऑफ ईगो का लक्ष्य अस्तित्ववाद के प्रति आशंका का उत्तर देना है। तो ये सेकंड होगा ट्रांसेंडेंस ऑफ सर। ईगो, हाँ ये होगा ना। ये किसका है? सर हुर्सल हुसैन। का है। हाँ, यस सर। हुर्सल तो पहले ही आ गए थे, और उस समय सात्र वगैरह एग्जिस्टेंशलिज्म बाद में आया, तो वो ये रिस्पॉन्स करने के लिए नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी अ कॉमरेड बिलीविंग इन ऑल इज वेल ओइंग हिज egalitarian dream in is a case of bad faith owing to denial of facticity। इसका मतलब है अपने समानतावादी स्वप्न में रहने वाला एक कॉमरेड जो सब कुछ ठीक है में विश्वास रखता है, वह वास्तविकता की अवहेलना करके आत्म प्रवंचना का प्रकरण है। मेरा शरीर मेरी वास्तविकता है। माई बॉडी इज माई फैक्टिसिटी। फिलहाल तो आंसर सेकेंड है। हाँ, सर सेकंड कैसे हुआ? क्योंकि ये हुर्सल का, देखो, जैसे पहले हुर्सल आए या पहले सात्र? हुसरेल। तो छात्र की कोई बात का को रिस्पॉन्स करने के लिए, रिप्लाई देने के लिए हुर्सल नहीं ना रहेंगे। हुर्सल तो बहुत पहले के हैं, हाँ, तो इसलिए दूसरा तो हो ही नहीं सकता। एग्जिस्ट उस समय जब ये बुक लिखी गई ना, ट्रांसेंडेंस ऑफ, तो उस समय एग्जिस्टेंशलिज्म की आलोचना शुरू ही नहीं हुई थी, तो इसलिए दूसरा तो है ही नहीं। सर पहला ऑप्शन देखिए, जो बीइंग एंड नॉथिंगनेस डिमोलिश हाँ, द स्पिरिट ऑफ सीरियसनेस। डिमोलिश मीन्स क्या? डिमोलिश मतलब डिस्ट्रॉय करता है। बीइंग एंड नथिंगनेस गंभीर सीरियसनेस को डिस्ट्रॉय करता है, ऐसा तो कहा गया, ऐसा पूछ रहा है। बीइंग एंड नथिंगनेस डज नॉट डिमोलिश द स्पिरिट ऑफ सीरियसनेस। देखो, एक जगह पे है कि इन द बीइंग एंड नथिंगनेस सात्र क्रिटिसाइज द स्पिरिट ऑफ सीरियसनेस which is tendency to treat values as fixed and external। सात्र says humans create value themselves through their free choice, not from an external authority। इसके बारे में किसी को पता हो तो बताइए, हम बता सकते हैं। देख लो। पवन सर को बोला है ना सर? पवन हेलो सर। हेलो हेलो। हाँ हाँ, क्या बताइए। हुआ?
हाँ हाँ बहुत कुछ डाउट हुआ है सर, आप बता हाँ दीजिए कुछ। हाँ, क्या दिक्कत है इसमें? इसका सर ये दूसरा आंसर क्यों है? है ना, इसको मतलब बता दीजिए। हाँ हाँ हाँ, मेरी आवाज क्लियर जा रही है ना? हाँ हाँ सर। हाँ बोलिए। हाँ, देखो जो दूसरा वाला है ना, तो जो ये ट्रांसेंडेंटल ईगो है, ये हुर्सल का नहीं, है। पहला कह रही है, हाँ, पहला कह रही है, ये पहला कह रही क्यों नहीं है, पहले का मतलब क्या है? अच्छा अच्छा, ये बता रही हैं। देखो हाँ बीइंग नथिंगनेस जो है ना, बीइंग नथिंगनेस कहता है कि गंभीरता के भाव को ध्वस्त करने का मतलब ये है कि जो प्योर कॉन्शसनेस है, प्योर कॉन्शसनेस मतलब चेतना, जिसको अस्तित्व कहते हैं ये शास्त्र, है ना, वो ये कहता है कि जब भी आप बैड फेथ के कंसेप्ट में जाते हैं ना, आप उसमें गिर जाते हैं। ठीक है। अब जब आपके आपके सामने, हाँ साहब, जब आपके सामने ये क्लियर है कि जो बिंग है ना, मतलब जैसे मान लीजिए कि आप किसी विषय को लेकर के गंभीर है, या मान लीजिए इस जगत को लेकर के बहुत गंभीर है, जब आपको ये पता चल जाए कि जो बाहरी जगत है ये बनावटी जगत है और मेरा एग्जिस्ट ही रियल एग्जिस्टेंस है, तो आप गंभीर नहीं रहते। आपका गंभीरता क्या होता है, रियलिटी में बदल जाती है। ये बात समझ में आई? सर रियलिटी में बन जाता है तो मीन्स क्या? रियलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे कि प्योर कॉन्शसनेस के लेवल पे आप आ जाते हैं। जैसे हाँ। मान लो कि आपको किसी चीज का भ्रम हो रहा है, और जैसे ही सजग होते हैं, अवेयर होते हैं, तो भ्रम दूर हो जाता है। तो जो भ्रम दूर हो जाता है तभी तो उसको सत्य कहेंगे, यानी नहीं मैं जगा हुआ हूँ, मैं सोया हाँ नहीं हूँ। समझ में आया? हाँ सर। बस वही बात है। ठीक है। यस सर। हाँ ठीक, चलिए। इस क्वेश्चन को यदि किसी को हिंदी में पढ़ना हो तो एक पुस्तक आती है, पाश्चात्य दर्शन की समकालीन प्रवृत्तियां, डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा, पेज नंबर 258 पे मिलेगा। ये मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी से है पब्लिश। क्या बोले एक बार और बोलिए। हाँ, पाश्चात्य दर्शन की समकालीन प्रवृत्तियां, डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा, रिटिन भाई। ठीक है ठीक है और ठीक। हाँ, और ये लाइन आपको मिलेगी इसी बुक में, पेज नंबर ये 255। चलिए पढ़िएगा, नहीं तो फिर बताएंगे कभी। ये पेज है, देखिए। द सेंट्रल कंसेप्शन इन किरकेगार्ड सिकनेस अनटू डेथ, किरकेगार्ड के सिकनेस अनटू डेथ की केंद्रीय संकल्पना है। क्या हो सकता है इसका? सर वन ऑप्शन। सेकंड। ऑप्शन वन सर। ये फोर्थ है इसका आंसर, 4। हाँ जी सर, 4 है, 4। 4 है सर, निराशा। सर उसे ऑप्शन को बता दीजिए क्या है। देखिए बता रहे हैं क्या है। डिस्पेयर, किरकेगार्ड स्फेयर ऑफ एग्जिस्टेंस, अस्तित्व की 3 स्थितियां बताते हैं। पहला बताते हैं कि एस्थेटिक, एस्थेटिक है ना, EESTH। और दूसरा बताते हैं एथिकल, एथिकल स्टेज। और तीसरा बताते हैं रिलीजियस। देखिए एथिकल स्टेज में क्या होता है कि इसमें इमीडिएसी होती है, तात्कालिकता होती है। अभी बता रहे कैसे होती है, और इमीडिएसी लिख आपकी लीजिए। आवाज ठीक नहीं आ रहा है। हम्म, हाँ स्पीकर फिकर लगा देते हो क्या? एक सेकंड वेट। हाँ सर अभी आया ठीक से। ठीक है। हाँ सर। हम्म, ओके ओके। देखिए ये बोलते हैं कि 3 स्थितियां होती हैं। पहला है एस्थेटिक, एस्थेटिक में होती है इमीडिएसी, इमीडिएसी मतलब होता है तात्कालिकता। और एथिकल स्टेज में रिक्वायरमेंट होती है, अपेक्षा, रिक्वायरमेंट, इमीडिएसी। यहाँ पे नहीं,
लिख लीजिए, तात्कालिकता बताएं। और इसमें रिक्वायरमेंट अपेक्षा, और इसमें फुलफिलमेंट, इसको बोलते हैं संपुष्टि, फुलफिलमेंट। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं कि ये सीक्वेंस से ही आए, आगे पीछे भी हो सकते हैं, है ना। Yes, sir. हाँ, ये जो एस्थेटिक स्टेज ऑफ लाइफ है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति वर्तमान में जीता है, अपने संवेदनाओं को मतलब तृप्त करना चाहता है, सुख भोग की प्रवृत्ति होती है। एस्थेटिक स्टेज में वो चाहता है कि शारीरिक कष्ट से दूर रहे या दुखों से बचने की कोशिश करता है, सुख साधन सबको एकत्रित करता रहता है, और यही उसके जीवन का लक्ष्य मान लेता है ना। किरकेगार्ड कहते हैं कि इस तरह के जीवन जीते जीते बाद में व्यक्ति एक निराशा में चला जाता है, डिस्पेयर में चला जाता है ना। एथिकल जैसे व्यक्ति कितना सुख सुविधा करे वो होगा ना, कितना लेना चाहेगा, बाद में वो एक निराशा में चला जाता है। जब वो एथिकल स्टेज में तीन चीजें होती हैं, एक है सेंसुअल इमीडिएसी, इसमें तीन बातें आती हैं, सेंसुअल इमीडिएसी, दूसरा है डाउट, और तीसरा है डिस्पेयर। तो सेंसुअल इमीडिएसी में क्या होता है कि वो एकदम अनकंट्रोल अनियंत्रित रूप से सुख सुविधा चाहता है, फिर डाउट होने लगता है उसे खुद पे, फिर कि ये ठीक है कि नहीं, बाद में इमीडिएसी में चला जाता है। जैसे एक किसी ने कहा है, क्या कहा है कि फितूर होते हैं हर उम्र के जुदा जुदा, खिलौने माशूका खुदा खुदा, जो भी है ऐसे करके। तो यहाँ पे वो सुख सुविधा चाह रहा है, बाद में वो उसके पास डिस्पेयर आती है, मतलब निराश हो जाता है। दूसरा है एथिकल स्टेज, इसमें रिक्वायरमेंट, इसमें उसको अपेक्षा रहती है, सम्मान की जरूरत रहती है। देखिए, इसमें स्व केंद्रित है, सेल्फ सेंटर्ड है, इसमें वो एल्ट्रुइस्टिक बन जाता है, परार्थवादी बन जाता है, पर की भावना उसमें आ जाती है, वह एक सामाजिक प्राणी बन जाता है, नैतिक आदर्शों को ध्यान में रखता है और उसके अनुसार आचरण करता है। लेकिन ऐसी स्थिति इसमें भी आती है कि जब उसको समझ ही नहीं आता क्या एथिक्स है क्या एथिक्स नहीं है, तो वो परेशान हो जाता है। मतलब वो कभी कभी ऐसी स्टेज आती है, वो जज नहीं कर पाता क्या ठीक है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, राइट रॉन्ग क्या है, तब भी वो डिस्पेयर में चला जाता है, निराशा में चला जाता है। तो हाइडेगर कहते हैं एक तीसरी स्टेज है, और वो है रिलीजियस स्टेज। इसमें फुलफिलमेंट, इसमें व्यक्ति इन सबसे ऊपर उठ जाता है। इसमें क्या होता है, सघन आस्था का स्तर है, फेथ का स्तर है। यह किसी धार्मिक संस्था का आदेश, मतलब इसमें कोई महत्वपूर्ण नहीं है रहता, व्यक्ति के अंतर में क्या है, व्यक्ति के जीवन वो उदय हो जाता है ना, इस वाले स्टेज में। तो एक बात कहते हैं नैतिकता से स्वदेश से ऊपर उठने की प्रक्रिया है, टेलियोलॉजिकल सस्पेंशन ऑफ द एथिकल। अब सभी नैतिक आदेश नगण्य हो जाते हैं, व्यक्ति नैतिक आदेशों की सामान्यता के स्थान पर व्यक्ति की आंतरिक आस्था यानी फेथ, सब्जेक्टिविटी वहां पे महत्वपूर्ण हो जाती है। तब ये कौन सी स्टेज है, ये रिलीजियस स्टेज है ना। अब इन सब जब वो निराश हो जाता है तो इसी को कहते हैं जीवन व्याधि, सिकनेस अनटू डेथ। तो इसके तीन पार्ट बताते हैं सिकनेस अनटू डेथ का। एक है सीमितता असीमितता, सीमित लिमिटेड अनलिमिटेड, सीमितता असीमितता। इसमें क्या होता है ना कि व्यक्ति को कभी कभी लगता है कि वह बहुत सीमित है, सीमित का मतलब बहुत उसकी संभावनाएं बहुत कम हैं, तो वह एक अपने आप में रहने लगता है, इंट्रोवर्ट हो जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को लगता है वो कुछ भी कर सकते हैं, तो लेकिन जब बाद में नहीं कर पाते तब भी वहां निराशा आती है, तो अंत में एक निराशा ही आती है। दूसरा कहते हैं संभावना असंभावना। उनको लगता है कि हमारे लिए सब कुछ संभव है, कुछ भी कर सकते हैं ना। कुछ लोगों को लगता है सब कुछ असंभव है, कुछ हम कर ही नहीं सकते, तब उनके अंदर निराशा आ जाती है।
और एक होता है चेतन अचेतन का भय, चेतन अचेतन रूप से उत्पन्न चिंता भय, मतलब चेतन से भी अचेतन से ही। तो लास्ट में वो डिस्पेयर में आ जाता है, निराशा में आ जाता है, तो यही किरकेगार्ड कहते हैं, तो इसलिए इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। सर थर्ड वाला को क्या बोलते हैं? पहला वाला लिमिटेड, अनलिमिटेड, उसके बाद थर्ड वाला। चेतन अचेतन, चेतन एवं अचेतन, कॉन्शियसनेस एंड नॉन कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस से जो भय उत्पन्न होता है उसको। सर ये जो सीक्वेंस और एक बार बोल दीजिए ना, 1 2 3 में क्या लिखे थे? एस्थेटिक, एस्थेटिक में इमीडिएसी होती है, नहीं नहीं, वो तात्कालिकता, नहीं वो सर, अपनी नीचे 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 में जो लिखते हैं ना, सिकनेस से 1 सीमितता 2 असीमितता, लिमिटेड सीमितता और असीमित, लिमिटेशन एंड नॉन लिमिटेशन। हाँ, फर्स्ट सेकंड। सेकंड है संभावना और अनिवार्यता, संभावना, पॉसिबिलिटी, संभावना और अनिवार्यता। संभावना का मतलब कि व्यक्ति को लगता है कि उस चीजें क्या है, स्वाभाविक रूप से उपलब्ध हैं, संभावना है। और अनिवार्यता का मतलब है कि डिटर्मिनेसी है हर जगह से, मतलब जो कुछ पहले से फिक्स है वही होगा, अजगर चरे करे न चाकरी, पंछी करे न काम, वही। तो ये हाँ, अनिवार्यता। हाँ पॉसिबिलिटी एंड डिटर्मिनेशन। हाँ, एक गाना है लास्ट। ना, एक कैसे था, लास्ट वाला है चेतन और अचेतन के रूप में उत्पन्न भय। ठीक है, हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो था कि तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, जब चांद नहीं ले पाया ना तो किरकेगार्ड कहते हैं तब वो डिस्पेयर में चला जाएगा, उसको लगता है कि हमारी पावर्स बहुत ज्यादा अनलिमिटेड है, वही है ना। तो लास्ट में आपको इतना ज्यादा वो कर लेंगे ना तो आप निराशा में चले जाएंगे, यही किरकेगार्ड कहते हैं ना। हाँ ये सर। इनकी चलिए, आदत थी सर किरकेगार्ड की, कि अपनी पूरी फिलॉसफी को ना अलग अलग कैरेक्टर देकर समझाते थे। तो इन्होंने एक कैरेक्टर दिया था कि शुरू शुरू में जो इंसान रहता है ना, वो डॉन जॉन जैसे रहता है। डॉन जॉन एक कैरेक्टर होता है जो अपने जब युवावस्था में रहता है तो वो बाहरी सांसारिक मोह माया में, स्त्रियों के पीछे, अलग अलग सुख सुख भोग के पीछे रहता है। लेकिन फिर जैसे जैसे वो उसको पता चलता है कि नहीं, मैं जितना ही दौड़ता जाऊंगा उतनी ही चीजें मुझसे दूर जाती जाएंगी, तो फिर उसमें एक निराशा आती है। तो फिर वो दूसरे स्टेज में पहुंचता है जहां पे वो फाउस्ट बन जाता है। अब फाउस्ट भी एक कैरेक्टर है। गाउथे बहुत बड़ी, वॉन गाउथे करके एक बहुत बड़े कैरेक्टर वो राइटर हैं, उनकी किताब है फाउस्ट। तो वहां से इन्होंने ये कैरेक्टर ले लिया। ये बीके लाल में ये सब लिखा हुआ है, पेज नंबर 445 में। फिर वो कहते हैं कि फाउस्ट बन जाता है, यानी फिर वो ऐसा बन जाता है कि वो अच्छे काम करता है, शैतान से एग्रीमेंट कर लेता है, और फिर उसके बाद जब इस स्टेज में भी उसको संतुष्टि नहीं मिलती है, तो फिर वो एक तरीके का यहूदी धार्मिक, जिसको बोलते हैं अ, अहारूसेसिस करके ऐसे कुछ नाम होता है, फिर वो बन जाता है। तो फिर कहीं न कहीं हर स्टेज में उसको निराशा ही मिलती है, डिसअपियर ही मिलता है, और फिर बाद में वो अपना सब कुछ त्याग के ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है, और फिर वो कहलाती है लीप ऑफ फेथ। वो बिल्कुल एक लंबी छलांग लेता है और ईश्वर के प्रति सब कुछ समर्पित कर देता है। बल्कि वहाँ पर वो एक एक जो जिनके नाम पे वो है जेरूशलेम वगैरह में, उसमें जो वो कहानी आती है ना, बकरीद जिनके उसमें मनाई जाती है, ईसा थे शायद। तो फिर उनके अपने बच्चे हाँ, को जब वो करने जाते हैं, तो बड़ी अच्छे से इन्होंने ये चीज़ बताई है। बीके लाल में सब दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं आप लोग। तो यही जो ये डॉन का है ना, तो ये एस्थेटिक लाइफ से, संवेदनात्मक से संबंधित, फर्स्ट वाला एथिकल संबंधित है, और ये धार्मिक जीवन लास्ट के रिलीजियस स्टेज संबंधित है। तो जो पुरानी वाली बुक अगर किसी के पास होगी तो उसका पेज नंबर 496 होगा, और ना, और नई वाली में जो अभी अस्तोष बताए वो वाला होगा। तो चलिए, which of the following is incorrect about Wittgenstein philosophy? तो कौन सा गलत है?
देखिए क्या गलत हो सकता है। देयर इज नो एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट इन द टेक्स्ट ऑफ ट्रैक्टेटस। ट्रैक्टेटस में वस्तु का, ऑब्जेक्ट का कोई उदाहरण नहीं दिया गया है। वो हाँ ठीक है, नहीं दिया गया है, सही है। देयर इज नो एग्जाम्पल ऑफ नेम इन द टेक्स्ट ऑफ ट्रैक्टेटस। ट्रैक्टेटस में नाम का कोई एग्जाम्पल नहीं दिया गया है। देखिए नाम का भी नहीं दिया गया है, ऑब्जेक्ट का भी नहीं दिया गया है, ये भी ठीक है। रिजोल्यूट एंड इरिजोल्यूट रीडिंग्स आर मेथड टू रीड फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन। फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन के पठन की रिजोल्यूट और इरिजोल्यूट पठन की विधियां हैं। देखिए यहाँ भी ये लिखा है रिजोल्यूट इरिजोल्यूट, ये गलत होगा। न्यू विटगेंस्टाइन विटगेंस्टाइनी विटगेंस्टाइनी विद्वानों के समूह द्वारा लिखी पुस्तक है। हाँ ये भी सही है, आंसर तीसरा गलत होगा। देखिए न्यू विटगेंस्टाइन इनमें कौन कौन आते हैं, ये एलिस कैरे, एली कैरे बोलते हैं, जेम्स ई और कोरा डायमंड, नाम ये कई सारे लोग हैं, नाम नहीं याद रखना है। सर तो थर्ड सब सही है। तीस ऑप्शन रिजोल्यूट मतलब क्या होता है? रिजोल्यूट मीन्स निश्चित, और इरिजोल्यूट मतलब अनिश्चित ना। ठीक, हाँ देखिए जो वर्ड की मीनिंग है वो रिजोल्यूट है, निश्चित है, कहाँ पे? ट्रैक्टेटस में। लेकिन फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशंस में वो प्रयोग के अकॉर्डिंग है। प्रयोग अर्थ को न मत देखो, प्रयोग को देखो, तो वहां पे इरोजिल्यूट है। तो देखिए फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन में दोनों है, दोनों लिखा है, इसलिए दोनों लिखा है, इसलिए गलत है ना। ओनली इरिजोल्यूट है, अनिश्चित ना, फिक्स नहीं है, वो प्रयोग के आधार पे है। रिजोल्यूट किससे संबंधित है? ट्रैक्टेटस से। ठीक है। हाँ सर। हम्म, ए वाली सर इनकी किताब 75 पेज की है, मैंने सुना है सर। और इसमें ना कोई हाँ शब्द है सर ना कोई इंग्लिश एग्जाम्पल है, में टेक्स्ट है। चलिए कोई बात एक बार नहीं। ये इंग्लिश में देखिए बताइए। हम्म, सर मैं हाँ सर ये कह सर रहा था आगे। कि जो जो इनकी एक किताब है टेक्टेटस, आप जल्दी से बोल दीजिए। आगे। वो सर 75 पेज की किताब है, लेकिन सर उसमें जो बाद में बर्ट्रैंड रसेल ने भी उस पे जो अपनी कमेंट्रीज की है, तो उन्होंने इस चीज को कैसे वो किया होगा? किया है वो ट्रैक्टेटस ही तो इन्होंने पीएचडी के लिए दिया था ना, थीसिस के रूप में, मूर और रसेल को। तो हम्म। चलिए, एज ए एयर अप्रोच रीडिंग नॉन सेंसिकल नेचर ऑफ सर्टेन ऑब्जर्वेशन। हाँ क्या? फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन और सारे बुक विटगेंस्टाइन का। विटगेंस्टाइन का बुक ट्रैक्टेटस, फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशंस और ब्लू बुक एंड ब्राउन बुक, क्या इनकी सारी बुक बताना है? ये चारों ही सर इन्हीं की हैं, विटगेंस्टीन की। हम्म, हाँ वही। क्या करे तो सुनी। कुछ नहीं सर, बता दीजिए। सब इन्हीं की बुक है। आइए आगे करते हैं। आंसर क्या होगा? ट्रैक्टेटस। हाँ यहाँ पे तो आंसर ट्रैक्टेटस है ना। एज एयर अप्रोच रीडिंग नॉन सेंसियल नेचर ऑफ सर्टेन ऑब्जर्वेशन वाज सेट बाय विटगेंस्टाइन फेमस रिमार्क एट द एंड ऑफ। देखिए क्या है, कतिपय लक्षणों की निरर्थक प्रकृति से संबंधित एज एयर का उपागम निम्नलिखित में से किसके अंत में विटगेंस्टाइन की प्रसिद्ध टिप्पणी से आकारी था? जो लॉजिकल पोजिटिविज्म है ना, वो विटगेंस्टाइन के ट्रैक्टेटस से प्रभावित है। तो आंसर ट्रैक्टेटस ही है पहला। हम्म, हाँ सर। हाँ इनका जो थियरी ऑफ वेरिफिकेशन है और भी चीजें हैं, वो बहुत सारा ट्रैक्टेटस से है। तो इसका फर्स्ट आंसर है। हम्म, ये शायद वो वाला तो नहीं है सर जिसमें ये कहते हैं कि कुछ जो विषय होते हैं जरूरी भी होते हैं और नॉनसेंसिकल भी होते हैं, जिनमें हम तो किसका? एटम्स वगैरह या साइंस वगैरह को, फिजिक्स की बहुत सी चीजें रखते हैं।
कौन सा, ये भी इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? जी सर, जी, जी। कुछ ऑब्जर्वेशन जो होते हैं वो नॉनसेंसिकल होते हैं। वो हाँ, मतलब होते भी हैं और निरर्थक जो कथन होते हैं ना, निरर्थक और ज़रूरी भी। वो एयर ने ही दिया था क्या शायद? अच्छा नहीं, वो ना इम्पोर्टेंट नॉनसेंस, जी, 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 जी। महत्वपूर्ण बकवास, वो है स्लिक का, स्लिक कहते हैं, जी सर। जो वीना सर्कल के प्रेसिडेंट थे। आइए, doing anything with language, whether making a statement or promising, commanding, asking, and so forth are all. ओ, भाषा का किसी चीज के लिए प्रयोग करना, वक्तव्य या वचन देना, आज्ञा देना, प्रश्न पूछना, इसी प्रकार के अन्य प्रयोग हैं। ऑस्टिन का है ये ना, क्या हो सकता है? इंग्लिश दिखा है सर, लोकेशनरी क्या? हाँ, हम्म। देखिए इसका आंसर दिया है लोकेशन रिएक्ट, ठीक है। वो सर सर इस तीनों को बता दीजिए। कौन सर, इन तीनों को बताइए हैं क्या हाँ की? हाँ, और इसमें क्या क्या डिफरेंट है एक दूसरे से वो भी बता दीजिए, जिससे हमको ट्रिक पता चलेगा। हम्म, हाँ, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ आ रही, बताइए। हाँ भाई, बाबू को दिखा खिला रहे, तबीयत इसका खराब। हाँ चलो, तो इसमें क्या दिक्कत है? सर ये तीनों को बता दीजिए जिसको हमको पता लगेगा कि एक दूसरे से कौन सी चीज से अलग है, जैसे लोकेशनल इलोकेशनल में क्या डिफरेंट है ये बता दीजिए। अच्छा 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 अच्छा, देखो, पहली बात तो जो परफॉर्मेटिव, हाँ, स्पीच एक थ्योरी है। हाँ सर। स्पीच एक थ्योरी में आपके एक आता है परफॉर्मेटिव अटेंडेंस। इसको कहा जाता है परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस अटेंडेंस ही याद रखिए ना। तो परफॉर्मेंस अटेंडेंस के तो तीन तरह के आते हैं। एक आता है लोकेशनरी, एक आता है ई लोकेशनरी, और जो थर्ड आता है उसको कहते हैं पर लोकेशनरी। ठीक है? ये सर। हाँ, अब देखो, जो ई लोकेशनरी होता है ना, केवल कोई बात कही जाती है। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, ठीक, ये क्या है, ये केवल मैं कुछ कह रहा हूँ। ठीक है, हाँ ये सर। बात समझ में आई। आज दूसरे स्टेटमेंट जो होता है उसमें क्या किया जाता है, जो 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 कहा जाता है उस बात पे जोर दिया जाता है। जैसे मैं निश्चित ही बाजार जा रहा हूँ, समझ में आया? या ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं निश्चित ही तुम्हें मार दूंगा ना। हाँ हाँ सर। हाँ, तो ये जोर दिया जाता है। और थर्ड वाला जो पर लोकेशनरी है, पर लोकेशनरी में क्या किया जाता है कि वो काम कर दिया जाता है जिस पे जोर दिया जाता है ना। समझ में आया? ये सर। तो जैसे वक्तव्य या वचन देना, आज्ञा देना या प्रश्न पूछना, ये केवल जोर दिया जाता है। हालांकि जो ये सवाल का आंसर दिया है ये लोकेशनरी दिया है, लेकिन इसका आंसर ई लोकेशनरी होना चाहिए। बात समझ आई? हाँ सर। अकॉर्डिंग टू सर द बीके लाल, सर अकॉर्डिंग टू फॉर द बीके लाल। लोकेशनल एग्जाम्पल दीजिए। हाँ सर लास्ट हाँ में जो फॉर लोकेशनल बताए थे ना, उसका एग्जाम्पल क्या होगा? हाँ 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 हाँ, तो देखो, मैंने रमेश को मार दिया, या मैं बाजार चला गया। हाँ ठीक है, सर। हाँ, या मैं बाजार चला गया, मैं रमेश को मार दिया। केवल स्पीच नहीं होता, उसमें एक्ट भी शामिल होता है, इसी को स्पीच एक्ट थ्योरी कहते हैं। ठीक है, जो कहना उसको कर जाना। ठीक है, यस सर। तो ये इसका इसका आंसर अकॉर्डिंग टू द बीके लाल ई लोकेशन में होना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू द एनटीए इसका दूसरा आंसर दिया है। ऐसा है क्या राम जी?
जी सर। हाँ 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 दूसरा ही दिया है। दूसरा ही दिया है। इलोकेशनरी। और हाँ हाँ बोलिए। जी 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 सर, बोलिए ना। हाँ तो कहने का मतलब ये है कि आंसर के अनुसार मतलब बीके लाल के अनुसार तो होना चाहिए आपका ई लोकेशनरी, क्योंकि जैसे वक्तव्य देना, वचन देना, आज्ञा देना, प्रश्न पूछना, ये किसी घटना या विषय पे जोर देना होता है। ठीक है ना। जैसे मैंने आपसे कोई प्रश्न पूछा, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि मैंने प्रश्न को हल सॉल्व कर दिया, है कि नहीं। जैसे मैंने आपको कोई वचन दिया, तो मैंने किसी विषय पे जोर दिया ना। हाँ सर। वचन देने का मतलब ये नहीं होता है कि मैंने क्या किया, आपकी समस्या को हल कर दिया, केवल वचन दिया ना, कर तो दिया नहीं। बस समझ आई। हाँ सर। हाँ तो जब प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाता है तब ऊपर लोकेशनरी में आता है। तो अब ई लोकेशन, अब सिंपल सा मतलब यही है। तो कुल मिला के इसका आंसर दूसरा। अब मुझे लगता है कि किसी ने वो चैलेंज नहीं किया था इस सवाल को लेकर के, तो इसलिए वो एनटीए ने उसको दूसरा ही आंसर माना। ये लोकेशनरी। इलोकेशनरी का मतलब ही होता है वचन कर्म, वचन करने की हाँ हाँ क्रिया। वही वही जी वही, सर। हाँ ये बड़ी बात बोले। देखिए जी वो सर आप। सिंपल सा वही है। जी। इसी में ई लोकेशनरी में 5 तरह का आता है ना। तो वो उसके बारे में कभी बात होगी तो उस पर हम लोग बात करेंगे ना। सीक्वेंस वाइज होता है। हाँ अब उसको लिखना चाहें तो आप तो लिख सकते हैं, मतलब जैसे किताब में है, बीके लाल में है, चाहे और भी जो भी किताब है उसमें दिया हुआ है। तो वही लोकेशन, हाँ क्योंकि वो पांचों इसलिए आपको लिखना है क्योंकि वो ऑलरेडी पूछ चुका है, वो सीक्वेंस पूछता है। ठीक समझ आया। सर हाँ सर लोकेशनरी में ये ओनली कुछ बोलना है, ई लोकेशनर में बोलने के साथ साथ कुछ काम जैसे आप बताए थे ना, किसी चीज को नहीं, जोर प्रायोरिटी देना, देना है। जोर देना, हाँ जोर देना है। मतलब हाँ यही होता है कि मैंने किसी बात पे जोर दिया, मैंने हल नहीं किया सब प्रॉब्लम। हाँ सर। सर पर हर लोग लोकेशनरी में। पर लोकेशन में काम को कर दिया, जो जोर दे रहे थे उसी काम को कर दिया। हाँ समझ सर। आया। हाँ हाँ हाँ। सर। ये जो भानु जी लिख रहे हैं वो आपको बताएंगे। इसको आपको याद करने का तरीका भी यही है, बेक वे बस याद कर लेना है। सीक्वेंस वाइज पूछता है तो आपको बता देंगे, पूरा पाँचों समझा देंगे। ठीक है। यस सर। ठीक। हाँ तो ये ऑस्टिन का है ना, इनकी बुक है हाउ टू डू थिंग्स विद वर्ड। ये किसी क्लास में हम जेल ऑस्टिन, किसी क्लास में हम लोगों ने इसके पांचों एग्जाम्पल के साथ देखा था, आप लोग वहां जाके देख लीजिएगा। उस समय बहुत डिटेल में 5 क्या होते हैं। अभिनिर्णयात्मक इसको बोलते हैं वर्डिटिक्स, वर्डिटिक्स। और अनुष्ठान सूचक को बोलते हैं एक्सर्टिव्स। उपार्पित को बोलते हैं कमिसिव्स। और ये आचरण सूचक को बोलते हैं बिहेविटिव्स। और वर्णनात्मक या निवृत्ति सूचक इसको बोलते हैं एक्सपोजिटिव्स। यानी वचन कर्म की पहचान के लिए, इलोकेशनरी फोर्स की पहचान के लिए ये 5 क्रियाएं दी गई हैं, 5 क्रियाएं दी गई हैं ना। तो ये है, बुक से भी थोड़ा देख लीजिएगा आगे। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश ये है। नहीं, बी नई बी वाली बुक में। वो अच्छा और नहीं, जानते हैं, कोई हेलो भी। हेलो, हाँ एक और हाँ चीज बताते हैं आपको। हेलो देखो, हाँ ये जो मैंने आपको बताया, ये जो वक्तव्य देना, वचन देना, आज्ञा देना, प्रश्न पूछना, ये पांचों, ये सारा का सारा ये पांचों में आता है। बेग बे में ये जो अधिष्ठान, अनुष्ठान, ये सब पांचों पांचों में आता है। ये भी बड़ी बात है। ठीक है। हाँ सर। हाँ देखिए, वो जो पहले वाला है वर्डिक्ट है, वर्डिक्टिव। तो वर्डिक्टिव पे क्या आता है, जो जो जज ने फैसला दे दिया। समझ आया? जी सर। हाँ सर। जी हाँ सर। कोई वचन दे दिया या फैसला दे दिया, जो भी कहे, मतलब इसमें आपका इस तरह का है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। ओके, ये वर्णनात्मक को बोलते हैं एक्सपोजिटिव्स। आगे ये कर लीजिएगा खुद ही बुक। सीक्वेंस तो सर इसका यही होगा, इलोकेशनरी, हाँ लोकेशनरी, पर लोकेशनरी। पहले लोकेशन, हाँ यही है, लोकेशनरी आएगा फिर इलोकेशनरी आएगा। ठीक। पहले फर्स्ट, लोकेशनरी आएगा। हाँ फर्स्ट, हाँ
आई which of the following statement can be credited to as to air emotivism? एयर के संवेग परक सिद्धांत को जाता है किस कथन का श्रेय? हाँ, देखिए इंग्लिश में ही है। पहला क्या है? एथिकल स्टेटमेंट आर नीदर ड्यूट्स लॉजिक्स नार इम्प्रिकली वेरिफेबल। नैतिक कथन न तो पुनरुक्तियां हैं और न ही इंद्रियानुभविक रूप से सत्यापित हैं। ठीक। तो हाँ ठीक, इसलिए नॉन एक उसमें चले जाते हैं ना नॉन कॉग्निटिविज्म में। तो पहला सही। दूसरा एथिकल स्टेटमेंट आर अनसेबल स्यूडो कंसेप्ट। नैतिक कथन अकथनीय धारणाएं हैं। अकथनीय धारणाएं हैं, उसमें कुछ कहा नहीं जाता, स्यूडो कॉन्सेप्ट है, शब्द है। एथिकल स्टेटमेंट सिंपली एवाइंस दैट इज इंडिकेट अप्रूवल और डिसअप्रूवल। नैतिक कथन सामान्यतया प्रदर्शित करते हैं अर्थात अनुमोदन या निरनुमोदन निर्दिष्ट करते हैं। ये भी ना, यस सर, अप्रूव या डिसअप्रूव। हाँ ये भी ठीक। एथिकल स्टेटमेंट एक्सप्रेस फीलिंग बट कैन नॉट एराउज फीलिंग इन अदर्स। देखिए दूसरों में भी, बट कैन नॉट है ना, इसलिए गलत है। वो दूसरों में भी फीलिंग्स उत्पन्न करते हैं, ये गलत है ना। तो आंसर है ABC। नैतिक कथन अनुभूतियों को अभिव्यक्त करते हैं लेकिन दूसरों में अनुभूतियों को जागृत नहीं करते, दूसरों में भी जागृत करते हैं ना, इसलिए आंसर है ABC। ठीक है, किसी का तुक्का सही हो जाएगा। ए नहीं सब तो ठीक है, तुक्का क्यों लगाना। सर देखिए ना, आंसर से कोई एक को टिक किया ना, इसीलिए बोलते। अच्छा ये, हाँ इन्होंने टिक किया। ओके। आइए, तो वही तो पुट द बोलते हैं ना following कि analytical philosophers in the correct chronological order। क्या प्रीति? तीसरा इसका है कर लेंगे। हाँ ये तीसरा है, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग आप ऐसे भी देख लीजिए क्या होगा। अगर इनका वो जानना चाहें तो सबसे पहले फ्रेगे आए, ये कब आए? 1848 से 1925 ना। और उसके बाद कौन? मूर आए ना 1873 ना, जब चार्टर एक्ट आया था इंडिया में 1958। फिर कौन आए? EDA करने पाए 1891 से 1970। फिर कौन आए? सी राइल के जो टाइम पीरियड है 1900 से 1976। उसके बाद क्वाइन 1908 से सन 2000। कितने लोगों का DOB होगा ना हम लोगों में। तो ये है WBO क्वाइन, तब तक ये जा चुके थे। सर क्या? सर मूर बाद रसेल आते हैं ना। मूर के बाद हाँ आते या हैं। तो वो रसल, समसामयिक थे ना, मतलब उनके क्लासमेट थे ना। हाँ कंटेम्प्रेरी थे यही। ओके, तो थर्ड होगा। आइए, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ टैगोर फिलॉसफी। टैगोर के दर्शन में कौन सा इनकरेक्ट है? फर्स्ट सही है। द रीजन ऑफ क्रिएशन इज जॉय। सृजन का कारण आनंद है। मतलब जो क्रिएशन होता है वो किसकी वजह से होता है? आनंद की वजह से होता है ना, जब जॉय की वजह से होता है। एक किस उपनिषद में है? तैतरीय उपनिषद में है। क्या है तैतरीय उपनिषद में? क्या है? तीसरा होगा सर इसका आंसर। हाँ अभी बताते हैं। मेटाफिजिकली मैन इज ए मेनी रिस्पेक्ट इज गॉड लाइक।
तत्वमीमांसी रूप से अनेक आयामों में मनुष्य ईश्वर के सदृश, ईश्वर के समान होता है। तो लिमिटेड अनलिमिटेड, सीमित और असीमित की बात करते हैं ना मनुष्य, तो ये बिल्कुल ये भी सही है। द सरप्लस इन मैन इंडिकेट द फाइनाइट एस्पेक्ट, फाइनाइट नहीं इनफाइनाइट एस्पेक्ट, इसलिए गलत है। इनफाइनाइट एस्पेक्ट ऑफ मैंस नेचर, मानव में निहित अतिरेक मानव के ससीम पक्ष को निर्दिष्ट करता है, ससीम को नहीं, असीमित को। हाँ, थर्ड, यस। द इनफाइनाइट नेचर ऑफ मैंस पर्सनैलिटी इज डायनामिक, डायनामिक, मानव के व्यक्तित्व के असीम की प्रकृति गतिशील होती है, असीम की प्रकृति डायनामिक होती है, मैंस, है ना। ये तीसरा गलत है, बाकी सब सही है। हाँ, तैतरीय उपनिषद में है रसौ वै सह, रसौ वै सह, मतलब वह आनंद स्वरूप है, कौन? परब्रह्म। तो ये ध्यान रखिए, सृजन का कारण आनंद है, रसौ वै सह। आइए, साधारण धर्म, राजधर्म, आपात धर्म और वर्णाश्रम धर्म, है ना, मिला दीजिए। साधारण धर्म क्या होता है? साधारण धर्म एक का तीसरा मिलेगी ना, एवरी पर्सन मस्ट प्रैक्टिस नॉन वायलेंस, प्रत्येक व्यक्ति को अहिंसा का पालन या अहिंसा का अभ्यास करना चाहिए, ये साधारण धर्म है। राजधर्म यानी राजा का धर्म ना, इसको मिलाइए 4 से। द बिहेवियर ऑफ अ किंग शुड बी गाइडेड बाय मोरल एक्सीलेंस, किसी राजा का व्यवहार नैतिक उत्कृष्टता द्वारा प्रेरित होना चाहिए, ये राजा का व्यवहार। आपात धर्म, हम कल आपात कर्म बोल दिए थे गलती से, आपात धर्म है ना, तो ये मतलब आपातकाल में कोई प्रॉब्लम हो इस टाइम पे, तो ट्रेजेडी के टाइम पे, तो सी का फर्स्ट में है। टेलिंग लाई टू सेव द लाइफ ऑफ एन इनोसेंट, किसी निर्दोष व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए झूठ बोलना, तो ये आपात धर्म हो गया। और उसके बाद कौन क्या है? वर्णाश्रम धर्म, ये होगा द नेचर ऑफ अ पर्सन शुड बी डिटरमाइंड बाई द प्रोपोर्शन ऑफ सत्व, रजस एंड तमस गुण, किसी व्यक्ति की प्रकृति सत्व, रज और तमस गुणों के अनुपात में द्वारा निर्धारित होती है वर्णाश्रम धर्म। तो जिसमें जो गुण ज्यादा रहे उस वही तरह का काम करे, तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा ना। तो ये तो सिंपल है, पहला हो जाएगा, ठीक। एंड आइए, ये आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, 17, तो जानते हैं आर्टिकल भी माफ कर पूछ दिया लिया है। जाए सर इसको। माफ कर दिया जाए। को 4 से हाँ, ये राइट टू एजुकेशन, ये लास्ट, ये बाद में 86 अमेंडमेंट था ना, इसी में था। ऑप्शन में दोनों से आ गए, ये गलत हो गया। राइट टू इक्वालिटी, और 21 में है राइट टू लाइफ। देखिए, जीवन का अधिकार जो वो 21 में है, 21 बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट रखता है। कोई पूछे कि आपको सांस लेने का अधिकार किसमें है, तो राइट टू लाइफ 21 में। कोई पूछे कि आपको विवाह करने का अधिकार किसमें है, तो 21 में ना, मतलब जो कहीं नहीं मिलेगा 21 में लगा सकते हैं, ठीक है। 21 राइट टू लाइफ। आर्टिकल 17 है अनटचेबिलिटी, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, इसका दूसरा लगा दीजिए, छुआछूत। सर क्या है बता दीजिए। 19, आर्टिकल 19 में क्या लिखा है? आर्टिकल 19 में हाँ। बता दीजिए कोई, आर्टिकल 19 में क्या लिखा है? हाँ, चलिए सर खुद गूगल से, गूगल से देख लेता हूँ। फ्रीडम आगे बढ़े? प्रेस की बात सर, हाँ सर, आर्टिकल 9। ये बढ़िया। 19 में ए बी सी डी ई एफ यहाँ तक है। 19 ए बी सी, एफ को हटा दिया गया है। ए मतलब एक्सप्रेस, ए में क्या है? अभिव्यक्ति ना, बी में है शस्त्र रखने का, ऐसा नहीं, बिना शस्त्र के जुटे होने का अधिकार।
सी में आपको समूह बनाने का अधिकार, डी में ई में है कि कहीं भी बसने का अधिकार, डी में है कुछ है इसी तरह का, देख लीजिएगा। चलिए इसका दूसरा हो जाएगा, आगे करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड एज द पार्ट्स ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू कौटिल्य। इसका देखिए क्या होगा। कॉन्स्टिट्यूशन सर, ये नहीं है। हाँ, संविधान नहीं है ना, ये नहीं है। तो हम लोग पढ़े हैं स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। कोष, दंड, मित्र, ये है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सीक्वेंस भी एक बार पूछा गया है। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। फोर्थ नहीं है। सर एक बार पूछा गया था कि इसमें इम्पोर्टेंट कौन है सर, महत्वपूर्ण अंग क्या है? स्वामी, राजा, यही आंसर है। कब पूछा गया है? आएगा। अच्छा, एमपी सेट में शायद पूछा था। अब नहीं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ गांधीयन स्कीम ऑफ सोशल चेंज इन ऑर्डर टू सक्सेशन इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर ऑप्शन 2 सर, स्वदेशी स्वराज सर्वोदय। हाँ, ऑप्शन 2 सीक्वेंस। स्वदेशी, स्वराज, सर्वोदय। ठीक, ये गांधी जी की ट्रिनिटी है ना, स्वदेशी, स्वदेशी, स्वराज, सर्वोदय। तो गांधी जी का ये है। अभी हम लोग देखे थे एम एन राय का, केसी भट्टाचार्य का, राधा कृष्णन का, और कौन बच गए थे? कृष्णमूर्ति। कृष्णमूर्ति का क्या है, एक बार लिखवाए थे। इसमें जिसका जिसका याद हो बता दीजिए, किसी को भी। या आप लोग देख लीजिएगा ना, देख के कमेंट में लिख दीजिएगा। आज है हाँ सर, सबका। ये सबका याद रखिएगा। कृष्णमूर्ति क्या है? सेंसिटिविटी, नोवेल्टी, क्रिएटिविटी। संवेदनशीलता, नोवेल्टी, अपूर्वता, सृजन और क्रिएटिविटी, ये कृष्णमूर्ति का है। सेंसिटिविटी, नोवेलिटी और क्रिएटिविटी गांधी जी का हो गया। एम एन राय का अभी हम लोग देखे थे, केसी भट्टाचार्य का। एम एन राय का क्या देखे थे? फ्रीडम, ट्रूथ, वैल्यू, यही ना। और केसी भट्टाचार्य का क्या देखे थे अभी जस्ट ऊपर? नहीं सर, वैल्यू नहीं है उसमें। एम एन राय का है फ्रीडम, नॉलेज, ट्रूथ। वेरी गुड, फ्रीडम, हाँ ये देखो याद है, फ्रीडम, नॉलेज, वैल्यू। ट्रूथ, यस वेरी गुड। केसी भट्टाचार्य का है ट्रूथ, फ्रीडम, वैल्यू। और राधा हाँ। कृष्णन का क्या है? प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर फ्रीडम और इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। यस, आगे बढ़ते हैं। कृष्णमूर्ति का याद रखिए, सेंसिटिविटी, नोवेलिटी और क्रिएटिविटी। आप तो बता ही दिए, तो चैट बॉक्स में कौन लिखेगा फिर? लिख देना फिर भी। According to the Mahabharata, which of the following four are included in the means of achieve the end of the state? सर ये क्वेश्चन कहाँ से आया? ये क्वेश्चन महाभारत से आया। हाँ सर, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसी को एलिमिनेट करना है। वो नहीं समझ आ रहा है, ये नहीं होगा, पनिशमेंट नहीं होगा ना। देखो जैसे क्या है, महाभारत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से चार राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधन में शामिल हैं? तो राज्य का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दंड नहीं है, सत्य की जरूरत है ना। राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सत्य की जरूरत है, रीजनिंग, उपपत्ति की जरूरत है, और एक्सपेंडिसिटी, उपाय, इसको बोलते हैं उपाय या उपाय की जरूरत है ना। और गुड कंडक्ट, सदाचार की जरूरत है, ये दंड की जरूरत नहीं है। प्लेटो जब अपने फिलॉसफी में कहते हैं कि उनके राज्य में डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है,
चिकित्सकों की जरूरत नहीं है ना, क्यों नहीं है? क्योंकि यदि सभी अपने अपने कार्य अच्छे से करेंगे तो कोई बीमार ही नहीं पड़ेगा। जब बीमार ही नहीं पड़ेगा तो क्या जरूरत है डॉक्टर की? तो यहाँ पे अगर ये सब को आप फॉलो करेंगे तो दंड की क्या जरूरत है, दंड देने की बात ही नहीं आएगी। तो आंसर हो जाएगा क्या, ये तीसरा ABCD। ठीक, ABCD। तो अभी हम लोगों के पास 20 क्वेश्चन बचे हैं, कल करें? हाँ सर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा लिख के ना। फिर आगे की क्लास कल करते हैं। थैंक यू।